में सी चेंजेस आ भी रहे हैं और जैसा आपने कहा आंसर राइटिंग इज मस्ट, आपको करना ही चाहिए। बहुत समय से चेंजेस आ भी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें और उत्तर लेखन ट्रिक्स यानी आंसर राइटिंग। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट ने क्या बड़ी गलती की जिसकी वजह से मुझे ये क्लास रखनी पड़ी। आज से हमारा एक बड़ा लंबा सफर शुरू हो रहा है। आज से हमारा एक ऐसा बैच शुरू हो रहा है जो 1 साल तक आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ तैयारी करेंगे और वहां पर हम एक नए तरीके से चीजों को डेवलप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास की शुरुआत डिफरेंट टीचर्स करेंगे और वहां से आपके चलेंगे, लेकिन 2 दिन मैं आपके साथ रहूंगा और उस कहानी को मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आखिर किस वजह से मुझे यहां आना पड़ा और ओरिएंटेशन क्लास में मुझे आपको बताना पड़ा कि जो गलतियां आपने आज की हैं वो गलतियां आप आगे ना करें। तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटेंस होने वाला है। और आज का जो सेशन है और कल का जो सेशन है, दोनों दिन, वो दोनों की दोनों क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। अगर मैं ऐसे कहूं कि आपकी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा मेरी इन दोनों क्लासेस से जुड़ा हुआ है और आपकी जो सक्सेस है वो इन दोनों क्लासेस के साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई जो है एक्सेजरेशन नहीं होगा। और अगर आपने मेरी इन दोनों क्लासों का मर्म समझ लिया कि कैसे हमें इसमें अपनी चीज करनी है और क्यों सर यहां पर आए हैं, मुझसे क्या गलती हो रही थी, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी चीजों की। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज से करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो रही है, द हिंदू एडिटोरियल की। तो द हिंदू एडिटोरियल की क्लास जो है वो अभी 2:30 बजे से रहेगी। यूट्यूब पे भी रहेगी और ऐप पे भी रहेगी। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जिनको द हिंदू पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है, वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूं, आ जाता हूं टू द पॉइंट, हम बात करते हैं अपनी। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक टेस्ट, मॉक टेस्ट कहा था, कहां पर, गुरुकुल। अगर हम इस पे बात करें तो हमने एक जो है बाहुबली का टेस्ट किया है इसमें, बाहुबली। अब बाहुबली जो है वो ऑल इंडिया फ्री मॉक था, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट था। तो ये हमारा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ओटीपी पर ये हमारा टेस्ट लॉन्च किया। आप लोगों को ये बात पता होगी, मैं बार बार जो है क्लास में कह रहा था और मुझे पता था कि एक बहुत लंबा बैच, 1 ईयर का बैच हमारा शुरू हो रहा है और इसमें स्टूडेंट को कुछ चीजों को बहुत तैयार करके रखना पड़ेगा। इस दौरान मैंने बहुत से बच्चों से बात की, बहुत से बच्चों का जो है क्वेश्चन लिया और उन्हें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। मुझे बताता चलना कि अगर ये चीजें हो रही कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट की उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक क्लास ली कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, मैंने बताया कि उनको क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, सबसे पहले बताइए, जो अभी मैंने 2 दिन पहले क्लास ली थी, टॉपर्स का टाइम टेबल कैसा होता है, ठीक है, और उसमें मैंने एक टाइम टेबल बताया। बच्चों ने मुझे मैसेज भी भेजा है कि सर पढ़ने में हालत खराब हो रही है, इतना टाइम लग रहा है। कितने कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, अगर नहीं देखा तो 2 दिन पहले की वीडियो देखें। और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि वीडियो की लिंक आपको जरूर शेयर करते जाएं ताकि आपको वो पता चलता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपर जो होता है वो कितने घंटे पढ़ता है। टाइम लॉकिंग के 2 मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे और अगर आपने ध्यान से उस क्लास को देखा होगा, मुझे बताते रहिए कितने लोगों ने वो टॉपर्स की वीडियो देखी। कई बच्चों ने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया, बहुत अच्छे मेधावी बच्चे हैं, काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया। अब उसमें मैंने आपको याद होगा कि मैंने टाइम लॉकिंग के 2 मेथड बताए थे आपको, टाइम लॉक करना कैसे होता है, और टॉपर्स इसको करते ही करते हैं। तो उसमें मैंने जब 2 मेथड बताया था तो याद होगा उसमें मैंने कहा था कि एक समय वो आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हैं, ये जरूरी है एक टाइम लॉकिंग मेथड में। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो मॉक जरूर देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। याद है आपको टाइम टेबल में? जल्दी मुझे बताते जाइए चैट बॉक्स में सभी लोग कि अगर आपने उस टाइम टेबल क्लास को फॉलो किया होगा। जो एक आईएएस टॉपर रहा है, जो हमारे 2 स्टूडेंट जो है वो जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, एक हमारी टॉपर रही है श्रुति, तो मैं पर्सनली उनका जो उन्होंने कैसे अपने आप को एक सामान्य फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने कैसे अपने आप को टॉपर बनाया, वो सीक्रेट मैंने आपको रिवील कर दिया, टाइम लॉकिंग मेथड बता दिया। उन दोनों में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों में मैंने आपसे ये 2 चीजें कही थी कि उनके जो टाइम लॉकिंग है उसमें ये दोनों चीजें इंटीग्रेट है। अब हुआ क्या
कि मैंने आपके लिए एक ट्रैप फेंका। मैं ये जानना चाहता था कितने बच्चे वाकई में बहुत सीरियस हैं और कितनी बिगेस्ट गलती करने जा रहे हैं। तो मैंने गुरुकुल बाहुबली का जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, फ्री था। बार बार क्लास में बताया कि इसके बिना आप आरएसएम यानी रिवर्स स्टडी मेथड आप नहीं जो है वो कर पाओगे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि बार बार इसको बताओ, और फ्री ऐसा भी नहीं कि कोई पैसा ले रहा था, मैं बस इतना देखना चाहता था कि कौन सा स्टूडेंट अपने अंदर चेंज लाने के लिए तैयार है, कौन सा स्टूडेंट प्रेशर लेने के लिए तैयार है। अब हुआ क्या, इसमें लगभग 2800 बच्चों ने इनरोल किया मतलब सैटरडे नाइट तक जो है इनरोल किया कि हाँ हम वी आर इंटरेस्टेड। हालांकि बच्चों की संख्या इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा बच्चों ने देखा, केवल 2800 बच्चों ने इनरोल किया। मजेदार बात है कि नियरली आप मान के चलिए कि 600 के आसपास बच्चों ने टेस्ट दिया। बार बार कहने पे, नोटिफिकेशन डालने पे हमने ऐसा देखा जैसे हमारी गर्ज है कि आप टेस्ट दें, और लगभग 600 बच्चों ने केवल टेस्ट अपीयर किया। अब यहां दो सेगमेंट हैं, ये जो एक बहुत बड़ा नंबर है, जो लगभग 2200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनरोल किया। 2200 बच्चे ऐसे जिन्होंने इनरोल किया, वो चाहते थे टेस्ट देना, लेकिन उन्होंने इनरोलमेंट करने के बाद भी टेस्ट नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट था उसके बावजूद। यानी ये वो स्टूडेंट हैं जो चेंज का विरोध करते हैं, ये समाज में चेंज लाने के लिए आईएएस बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सर आई वांट टू बी जो है वो सोशल एजेंट बनना चाहता हूं, एजेंट ऑफ चेंज बनना चाहता हूं। और मैंने उस दिन भी लास्ट क्लास में आप लोगों ने कहा सर बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो खुद में चेंज नहीं ला सकता वो सोसाइटी में क्या खाक चेंज लेकर आएगा। मतलब आपको अपने डर से निकलना था, अपने कंफर्ट जोन से निकलना था और आपको टेस्ट देना था। तो इतने ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, इनरोलमेंट करने के बाद डर के मारे कोई ना कोई कारण से, और हमने पूरे दिन भर टेस्ट ओपन करके रखा, पूरे दिन भर रखा कि भाई मान लो नौकरी पे जा रहे हो, कोई संडे हालांकि, लेकिन फिर भी जो है वो इसमें इन्होंने नहीं दिया। तो अब यहां आप अंदाजा लगाओ कि आप ये ऐसे इस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो चेंज चाहते ही नहीं, और ये बातें अपने माता पिता से कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। जो खुद में चेंज नहीं ला सकता वो सोसाइटी में क्या खाक चेंज लेकर आएगा। तो पहली चीज। दूसरी, मुझे इनसे कंसर्न हुआ जब मैंने इनका रिजल्ट देखा, मेरे पास पूरा डिटेल रिजल्ट आया, तो उसमें ऐसे बच्चे थे। मेरी आज और कल की क्लास को बड़ी गहराई से सुनना, तभी जो हमारा ये जो बैच है वो आपके बहुत काम आने वाला है। और यहां आपको समझ में आएगा कि हम बेसिकली ये टीचर पढ़ा के निकल जाएगा, आपका शुरुआत भी नहीं होगी, तो हम कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में हम यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे। और आज मैं आपको इन टिप्स से बताऊंगा कि कैसे अपनी इन क्लासेस में इन दोनों चीजों को आप कैसे मेंटेन करके चलेंगे अपने टाइम टेबल में। अब इसके लिए ये 2200 बच्चे, इनके लिए मैंने गुरुकुल शुरू किया। आपको पता होगा गुरुकुल हमारा नोएडा में एक क्लासरूम प्रोग्राम शुरू हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप चेंज नहीं करेंगे, इनको डंडे से चेंज कराना पड़ेगा, इनको जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। और यहां वो जबरदस्ती पढ़ाने वाला बैच यहां पर है, जहां पर आप क्लास के बाद आपके मेंटर्स आपके सर पे बैठ जाएंगे, लाइब्रेरी में आपको बिठा दिया जाएगा, बोले भाई बाद में। तो इनके लिए तो ये बैच मैं समझ गया कि ये जो है, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने अंदर परिवर्तन खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनको गुरुकुल में उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, जहां पर हमेशा प्रेशर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये इनके लिए मुझे कंसर्न हुआ। क्या कंसर्न है, देखो कई बच्चों का रिजल्ट मैंने चेक किया, तो उसमें मैं क्या देख रहा हूं, रिजल्ट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। मान लो किसी ने क्वेश्चन किया, 22 सही है और 28 गलत है, ये निगेटिव मार्किंग, ये हालत है। 20 प्लस है 22, तो 28 क्वेश्चन निगेटिव है। मेरे पास कई लोगों का रिजल्ट आया, किसी का 42 क्वेश्चन गलत है, अटेम्प्ट कर दिया, निगेटिव मार्किंग भयानक तरीके से। किसी का रिजल्ट माइनस में आ रहा है, -4 -8 इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो चीज है वो बता रहा है कि बहुत हालात खराब हो रहे हैं। यानी आप ऑब्जेक्टिव को, पहली बात तो ये बहादुर है, ये तो कोई इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दूसरा, इनका जो सेगमेंट है वो अभी भी ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि आप सही और गलत के बीच का फर्क नहीं कर पा रहे। ये बता रहा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत डेप्थ में डेवलप नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। इसीलिए अगले हफ्ते हम गदर लेकर आ रहे हैं, फिर एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गदर, तैयार रहिए उसके लिए। लेकिन इस टेस्ट को जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आपका टीचर डायग्नोस नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास जिन बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिया, मैं उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पा रहा हूं कि बेसिकली इनका हमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में इनको लेकर जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा कारण था कि इन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन वो 4 ऑप्शन के में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था उसका कॉम्बिनेशन ये सेट नहीं कर पाए। अब हमें इसके लिए मेथड लेकर आना पड़ेगा। तो यहां पर जो मेरी 2 क्लासेस हैं वो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में रहेंगी। अब जरा ध्यान से हम उसको समझते चलते हैं।
तो हमारी जो आज की क्लास है वो सबसे पहली क्लास है कि 10 टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, यानी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है। और अगर आप आंसर राइटिंग अपने जो डेली पढ़ाई है उसमें आप लेकर नहीं आ पा रहे हो तो आपके लिए आगे संभावना खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आंसर राइटिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और आज आपको रियल टाइम में आंसर राइटिंग आपको करके दिखाऊंगा। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेंस के लिए होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेंस में 1750 नंबर का जो मेंस होता है उसमें आंसर राइटिंग इसके बिना हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। कई लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्या आप सोचते हैं कि आंसर राइटिंग केवल इतना है? कितने लोग ये सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर राइटिंग से ही 1750 नंबर, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन का बेस है वो ही केवल आपको मिलता है। कितने लोग ये सोचते हैं? हाँ जी बताएं, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? गलत है। अब बताता हूं, इसका संबंध आंसर राइटिंग का प्री से है। जी हां, अब कहोगे सर आंसर राइटिंग का संबंध प्री से, क्या कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, और ये मैं आपको डाटा के बेस पे कह रहा हूं, बहुत मैजिकल चीजें आज और कल की क्लास किसी हालत में मत छोड़ना। फिर आगे हम जो है वो सब्जेक्ट जब शुरू करेंगे परसों से, तो फिर वो यहां आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इन बच्चों ने क्वेश्चन गलत क्यों किया? क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं थे? आप में से कितने लोगों ने जो है वो बाहुबली का टेस्ट दिया था, मुझे बताएं कितने लोग अपीयर हुए और जिनके क्वेश्चन गलत हुए? उन्होंने देखा होगा कि अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनको चीजें याद नहीं आ रही हैं, पढ़ी थी लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं याद आ रही थी। एग्जैक्टली मतलब टू द पॉइंट हमें जो है वो नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे, या वो एनालिटिकल स्किल में इंफॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे थे या जोड़ नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा हुआ था। कितने लोगों ने दिया मुझे बताएं? तो जो जिनके क्वेश्चन गलत हुए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहीं पर मैं तुम्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा कि आंसर राइटिंग तुम्हें प्री में बहुत हेल्प करने वाला। कैसे? बेसिकली आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस की राइटिंग नहीं होती है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। अगर आपको रिवीजन करना है, दोहराना है, जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल में बताया था कि रिवीजन का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट रिवीजन का टाइम टेबल नहीं रख रहा है वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरुकुल प्रोग्राम में तो हमने रिवीजन के लिए मेंटर बिठा रखे हैं कि बेटा आप खाना खा तभी जाओगे, घर तभी जाओगे जब यहां से रिवीजन करके उठोगे, जब यहां आंसर राइटिंग करके उठोगे तभी घर जाने देंगे, चाहे मम्मी को याद करो चाहे पापा को याद करो। क्योंकि वो 2200 बच्चे जो है लगभग ना, वो इसी तरह के हैं जो बातें तो कहते हैं कि साहब मैं आने के बाद गरीबी मिटा दूंगा, स्कूल एजुकेशन ठीक कर दूंगा, और वो अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का, लेकिन दूसरा आंसर राइटिंग बेस्ट मेथड होता है एनालिटिकल स्किल का। एनालिटिकल स्किल अभी समझाऊंगा कैसे। अगर आपको अपने अंदर, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है कि आईएएस ऑफिसर के अंदर एनालिटिकल स्किल होती? याद है जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने केस स्टडी एक आईएएस की दी थी, और मैंने चैट जीपीटी की जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब चैट जीपीटी ने, जो आज की डेट में बहुत एडवांस आर्टिफिशियल लर्निंग है, वो उसने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया तो फेल हो गया। तो उसने खुद कहा कि मेरे पास पूरी दुनिया का नॉलेज है लेकिन एनालिटिकल स्किल जो है वो यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिटिकल स्किल जो होता है वो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग करना। मशीन कहती है कि मैं जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कर सकती हूं, लेकिन जो सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें आईक्यू और ईक्यू यानी इमोशनल क्यूसेंट दोनों इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से मेरी थिंकिंग नहीं हो पा रही है। प्रेशर में थिंकिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंकिंग, एथिकल थिंकिंग, मोरल थिंकिंग, तो थिंकिंग के बहुत आयाम होते हैं। और अगर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई ऑफिसर्स में एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अगर आप वाकई में इसको डेवलप करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सिचुएशन में इमेजिनेशन को लेकर आता है, आप उसको बहुत गहराई से जाकर देख सकते हैं। बहुत डेप्थ की बात कह रहा हूं और अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो ये जो आंसर राइटिंग है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो प्री भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप रिवीजन ढंग से कर पाएंगे, तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे। कितने लोगों ने जो टेस्ट दिया उनको लगा, जितने लोगों ने टेस्ट दिया, मेरे पास सबका रिजल्ट है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप नेगेटिव मार्किंग हटा दो तो आपके मार्क्स इंप्रूव हैं कि नहीं है। हर टेस्ट में ये कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग ही आपके मार्क्स को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सभी लोग मुझे बताएं, डाउन कर रहा है जितने लोगों ने टेस्ट दिया। जिन लोगों ने नहीं दिया उन महावीरों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो केवल गाल बजाने के लिए आए हैं, वो कंपटीशन में है ही नहीं है। अगर वो जल्दी नहीं सुधरे तो उनके लिए आगे का रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। वो कहीं किसी और से ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी मैं बैठा हूं, मैं आज ही उनका रिजल्ट डे 1 बता देता हूं, नहीं होगा सिलेक्शन उनका।
क्योंकि सिलेक्शन के बड़े फंडामेंटल्स होते हैं। अभी जब क्लास शुरू हो रही थी तो श्रुति का वीडियो चल रहा था, श्रुति ने एक लाइन बोली, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो मैंने उससे पूछा कि स्टूडेंट को क्या जो है राय देना चाहोगी कि क्या करें। तो उन्होंने एक ही बात बहुत ध्यान से बोली कि अभी भी यूपीएससी को क्रैक करने में एक पुराना जो सिस्टम है वही काम आता है। और आपने देखा होगा, अगर वीडियो सुनी होगी जो क्लास से पहले चल रही, कई लोगों ने उसको बकवास समझ के आगे बढ़ा दिया। तो उसने कहा कि आंसर राइटिंग जरूर करनी है और रिवीजन जरूर करना है, वही पुराने मेथड आज भी सबसे गोल्डन है। तो अगर वो वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा जाके, तो ये आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए नहीं, आंसर राइटिंग प्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे जब प्री निकलेगा तब तो मेंस दोगे, प्री में ही गाल बजा के खत्म हो जाएगा दोबारा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि अब अपनी हैबिट्स में इसको लेकर कैसे आना है। लेट्स स्टार्ट कि आंसर राइटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक ही चीज में ध्यान रखोगे, अब चूंकि अब मेरे साथ 1 साल तक जुड़ रहे हो, कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, फिर से एक बात कहूंगा, एक मैसेज दूंगा कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। तो आज के बाद सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी जिंदगी है। और ये लक्ष्य जो एक दिन का टाइम टेबल मैंने दिया है, चाहे आंसर राइटिंग करना, चाहे रिवीजन करना, चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना, तुम्हारी यहां पसंद या नापसंद कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, नापसंद कोई मैटर नहीं करती है। ये सोना बाबू, प्यारा बाबू, जो है मम्मी का लाडला दुलारा, ये सब कुछ यहां से आज से खत्म हो गया। वो जो जैसे सांप अपनी केचुली निकाल के फेंक देता है ना, उस तरह सब कुछ निकाल के फेंक दो। आज से तुम्हारी जिंदगी में पसंद और नापसंद कोई शब्द नहीं है। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, गाल पे खींच के अपने एक थप्पड़ मारना जब भी मुंह से ये बात निकले। आज से तुम्हारे लिए पसंद और नापसंद ये जिंदगी से खत्म हो गया है। आज से सिर्फ तुम्हारा मकसद ही तुम्हारा सब कुछ है। ये बहुत ध्यान से इस बात को समझना। और जो भी तुम्हारी जरूरत है, चाहे तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद हो या ना पसंद हो, लिखना तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से तुम्हें डर लगता हो या ना लगता हो, अगर वो करना है तो करना है, कोई चॉइस नहीं है, करना है तो करना है। याद रखना, अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है, जैसा टीचर तुम्हें बताता चला जा रहा है उसको फॉलो करते चले गए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही श्रुति ने कहा वीडियो में कि आज भी यूपीएससी को क्रैक करने के फंडे बिल्कुल सीधे हैं, टॉप करने के फंडे बिल्कुल सीधे हैं। कॉम्प्लेक्स हम हैं, सिस्टम नहीं। कॉम्प्लेक्स हम हो जाते हैं। हम वहां पर क्या होता है, अपने अपने हिसाब से, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस। हु द हेल यू आर, हु द हेल यू आर। 13 लाख बच्चा फॉर्म भर के बैठा हुआ है, उसमें से एक बड़ी संख्या उनकी है जिनकी रैंक पिछले साल कमाई यूपीएससी क्रैक कर चुके, तुम्हारी सीट लेने के लिए बैठे हो। हु द हेल यू आर। अपने कमरे में बैठ के तुम पसंद और नापसंद की बात कर रहे हो। तुम्हारा टीचर तुम्हें धक्का दे रहा है कि फ्री मॉक टेस्ट है, दे दो, बहुत जरूरी है, मैं इसमें तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा, इस पर काम करूंगा। उसका सोना बाबू संडे को जो है वो आराम करेंगे। तो बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, मां बाप के पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि जब तुम खुद में बदलाव नहीं ला सकते तो घंटा तुमसे सिस्टम में चेंज होगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत ध्यान से इसको सुन लो। तो आज से तुम्हारे लिए जब भी तुम्हारे मुंह से निकले, मेरी बात याद रखना, पहले गाल पे मारना अपने, ताकि तुम्हें रिमाइंड हो कि पसंद ना पसंद यहां कोई चीज नहीं है मेरी, मुझे करना है तो करना है। अगर ये विल पावर है, बहुत आसान है। और अगर तुम इस ट्रैप में फंसे कि आई डोंट लाइक इकोनॉमी, आई डोंट लाइक हिस्ट्री, अरे मेडाइवल तो मेरे को पसंद नहीं है, बस फंस गए तुम उस ट्रैप में। अब फंसते रहो। तुम्हें टेस्ट देना पसंद नहीं है, तुम्हें आंसर राइटिंग पसंद नहीं है, यू लाइक रीडिंग न्यू बुक्स, मुझे नई किताबें पढ़ना बहुत, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत पसंद। लोग इस तरह से कंधे उचका उचका के बात करते हैं, सुना है मैंने किताबों की दुकानों पे। तो बेटा बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है, पिताजी से बोल देना 5 साल पंचवर्षीय योजना के लिए पैसे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो अभी आज कहानी में शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें बहुत हर चीज जो तुम्हें 1 साल प्रैक्टिस करनी है आज मैं वो बता दे रहा हूं। लिखना है मेरे साथ, समझ लेना, मेरे साथ लिखना है और अभी सामने सामने प्रैक्टिस करना है। एनालिटिकल स्किल तुम्हारे सामने खोल के मैं रख दे रहा हूं। कई लोग इसको जो है सोचेंगे अरे फालतू क्लास है। यही जो मेरी आज की और कल की क्लास, कल मैं तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत को हटाते कैसे हैं, मैजिकल टेक्निक बताने जा रहा हूं। लेकिन अब करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो और ठीक है, क्योंकि जो मेरे सीरियस स्टूडेंट उनके लिए कंपटीशन कम कर दोगे। चलिए, तो आज हुआ क्या, गजोधर जो है सुबह सुबह आया, तुम जानते हो हमारा पुराना यार दोस्त है, बहुत बढ़िया हमारा स्टूडेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वही लेके बैठा, सर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहां शुरू करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा अच्छा, तो ये तो शायद तुम्हारी भी समस्या। कितने लोग ऐसे जो है बाल नोच लोच के, सर आता सब कुछ है पर सर लिखूं क्या, कहां से लिखूं, शुरू कहां से करूं।
ठीक है, तो फिर गजोधर हमेशा की तरह मेरा टॉर्चर करने पहुंच जाता है। बोले सर अभी ओजांग सर से पूछता हूं। अरे हमारी कह देखो आज हमारी संडे जो है हमारा दिन आज खराब किया इसने। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन यूपीएससी। अब क्वेश्चन पहला पूछ लिया जैसे तुम पूछते हो, कह रहा है कि सर जब हम सब कुछ पढ़ ही लिए हैं, हमें सब कुछ आता है, हम बिपिन चंद्रा पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, तो क्या सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नेसेसरी है? मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? सर पढ़ तो लिए हैं ना, नोट्सवा भी याद कर लिए हैं, तो सर इज इट नेसेसरी? नेसेसरी वर्ड क्या होता है? नेसेसरी मतलब होता है इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब पूछा इज इट सर यूपीएससी में? मैंने कहा हाँ भैया गजोधर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये वन ऑफ द की कंपोनेंट है। अगर की कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? की कंपोनेंट का मतलब इसके बिना सफलता संभव ही नहीं है। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम की ये सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। बोला अच्छा सर ऐसा क्या, हम तो सोचे थे हम सब पढ़ ही लेंगे। बट बोला सर ये बताइए हम बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है बहुत कंफ्यूज हैं, प्लीज सर टेल मी द वे सो दैट आई कैन डू आंसर राइटिंग इजीली एंड वेल। कि सर हमें बताइए कि हम बहुत कंफ्यूज हैं, कैसे लिखें, हम क्वेश्चनवा नहीं समझ पाते हैं, उसका जो हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कैसे पढ़ें, कीवर्ड कैसे निकालें, फ्रेम कैसे करें। अब सर हम नए नए हैं, हम कैसे इतना जो है गंभीर आंसर लिखे? हमने कहा रुको अब हम तुम्हें बताते हैं कुछ ऐसे 10 ट्रिक्स, ऐसी 10 टिप्स मैं देने जा रहा हूं जिसकी बदौलत सभी स्टूडेंट बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। बोलो लिखना चाहते हो हाँ या ना? डे 1 से आंसर राइटिंग करना चाहते हो हाँ या ना? ओटीपी में जो इतने क्वेश्चन दिए हैं, अभी और असाइनमेंट आने जा रहे हैं, पहले दिन से ही आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। करना चाहते हो हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ कितने लोग बढ़िया आंसर राइटिंग करना चाहते हैं? जैसे भी प्रियांशु पूछ रहा है सर हाउ टू चेक माई आंसर। आंसर चेक करने के चक्कर मत पड़ो, फ्रेम करने के चक्कर में पड़ो। आंसर चेक मत कराओ, फ्रेम कराओ। चेक कराओगे डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। पहले फ्रेम करना सीखो कि आंसर फ्रेम कैसे करते हैं, आंसर पे अप्रोच कैसे करते हैं, ये कीवर्ड पकड़ते कैसे हैं। वो तो धीरे धीरे अपने आप चेक होता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चेक कोई भी कर सकता है, लिखने वाला कोई नहीं मिलता है। तो चले भैया, और आपको मैंडेटरी है, जो लोग अभी क्लास में जुड़े हैं 1 ईयर बैच के लिए, उनके लिए मैंडेटरी है, उनकी आंसर उनका जो टाइम टेबल में ये चीज आ जानी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। तो अब मैंने कहा गजोधर खुश बहुत हुआ, बोला आंसर राइटिंग हम कर लेंगे, जैसे तुम खुश हो रहे हो यस सर लिख के भेज रहे हो। अरे भैया पहले इनका टिप्स तो सीख लो, ठीक है पहले टिप्स तो सीख लो कि क्या है वो 10 टिप्स जिसकी वजह से आंसर राइटिंग हो सकती है। चलो आ जाओ। तो आज मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं जो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और यहां पर मैं पहली चीज जो आपको बताऊंगा वो होता है प्रश्न को ठीक से समझें। ठीक से, द वर्ड इज ठीक से। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। अब अंडरस्टैंड वर्ड को जरा समझो। हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसको जरा लिटरल मीनिंग में समझाते हैं। मान लो अंडरस्टैंड का मतलब क्या हुआ कि एक बाहर कोई बड़ा भारी सा कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, और उसका स्टैंड जो है, जो नीचे उसके जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, जिसका आधार फाउंडेशन बोलते हैं, वो बड़ा जरूरी है। यानी जो आपका प्रश्न है उसका जो भाव है, उसका जो एक ऑब्जेक्ट है, जो उसका एक ओरिएंटेशन है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, किसी भी क्वेश्चन को याद रखिए, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। आंसर राइटिंग पहले दिन मत करिए। अब जो बता रहा हूं, पहले दिन 10 स्टेप बताएं, 10 दिन उसकी प्रैक्टिस करिए। पहले दिन ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पर जाइए, और वहां पर ढेर सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। कहां पर? ढेर सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, पेपर वाइज हैं, टीचर के असाइनमेंट दिए हुए हैं। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखना है, तुम्हें क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है। जिसने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया, लिखित ले लो, 50% उसका काम उसी दिन हो गया। 50% काम हो गया उसका, उसको कोई टेंशन नहीं आने वाली। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज होता है वो होता है क्वेश्चन को ठीक से समझे। अब ठीक से समझने का मतलब क्या होता है? सर बोला गजोदर कि सर ये ठीक से मतलब क्या समझना होता है? सही आंख खोल कर पढ़े, चश्मा लगा के पढ़े? नहीं, यहां पर होता है कीवर्ड्स और वाक्यांश, यानी फ्रेज। फ्रेज बहुत ट्विस्टिंग होती हैं, कई बार ये सार्कास्टिक होती हैं, कई बार अफर्मेटिव होती हैं, कई बार निगेटिव होती हैं। तो आंसर में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 कीवर्ड्स, यानी इसी के आसपास सारी चीजें घूम रही होती हैं, और दूसरा वाक्यांश, यानी कि जो फ्रेजेस होते हैं।
आप अपने क्वेश्चन में इनको समझने की कोशिश करिए कि इसके क्या मतलब हो सकते हैं, इसके क्या मतलब हो सकते। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, रेडी? तो दो चीजें, क्वेश्चन को ठीक से समझना है, यानी क्वेश्चन के भाव पर, उस स्टूल पर यह पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, और उसमें भी दो चीजें हैं, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन की कीवर्ड्स, और नंबर टू वाक्यांश यानी फ्रेजेस। आपने इन दोनों को पकड़ लिया तो आपको क्वेश्चन का भाव समझ में आना लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ये जो क्वेश्चन को समझना है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप किसी मैप को उल्टा पढ़ लीजिए, तो उल्टे में वो बता रहा है कि यहां से 5 किलोमीटर दूर जाना है। अब आपने मैप उल्टा पकड़ लिया तो क्या होगा? आपको जाना था पूरब की तरफ, आपने मैप को जो है गलत तरीके से पकड़ा, आप किधर पहुंच जाओगे? 5 किलोमीटर पश्चिम, यानी अपनी डेस्टिनेशन से जस्ट डबल। आप जहां खड़े हो वहां से पूरा 5 किलोमीटर जाना था, आपने मैप को गलत तरीके से पकड़ लिया, आप अपने डेस्टिनेशन से कहां पहुंच जाओगे? जहां आपको पहुंचना है उससे आप उल्टा 5 किलोमीटर पहुंच जाओगे, 10 किलोमीटर का गैप आ जाएगा, यानी आपकी असफलता बढ़ जाएगी। तो आंसर राइटिंग में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है, कई लोग दोस्त एक सर 150 वर्ड में लिखे, 100 वर्ड में, पहले क्वेश्चन को समझो। तो स्टेप 1 अभी तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी है 2-3 दिन? क्वेश्चन को सही तरीके से समझना। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैटर्न इन विच पीपल लिव अक्रॉस द ग्लोब। द अनइवननेस इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस। यानी हिंदी में कह रहा है जनसंख्या वितरण वह पैटर्न है, सब लोग कोशिश करो, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें लोग दुनिया भर में रहते हैं। जनसंख्या वितरण में असमानता कई कारकों पर आधारित है, विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो और समझो। अब मुझे तुम बताओ, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या समझे, इसमें कीवर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, ठीक है, और मुझे ओरिएंटेशन कैसे लेकर चलना है, मुझे सब लोग बताने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे बताओ। जनसंख्या वितरण वह पैटर्न है, तो यहां पे जो शुरुआत हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कीवर्ड को समझो, और वो बात हो रही है, सबसे पहले जरा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारी बातचीत हो रही है वो हो रही है जनसंख्या वितरण पर। ठीक है, यानी यहां पर जो पहली चीज हो रही है कि पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, जनसंख्या वितरण आपने देखा होगा, कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा होती, कहीं कम होती। तो पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि इसमें अलग अलग प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान से समझना। तो जनसंख्या वितरण हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण हो गया। अब कहता है कि ये इस वितरण में असमानता है, पैटर्न का मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो कहता है कई कारक पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे कीवर्ड है वो क्या है? वो कहता है जनसंख्या वितरण में असमानता के कारक, असमानता के कारक। पहला आपको क्वेश्चन से परिचित कराने के लिए, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैटर्न इन विच पीपल लिव अक्रॉस द ग्लोब। इसने क्या किया? एक अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में डाल दिया, यानी आपको क्वेश्चन से परिचित करा दिया। अब तुमसे कह रहा है कि उन कारणों पर जो है वो असमानता कई कारणों पर आधारित है, इसकी विवेचना कीजिए। अभी इसको लिखना कैसे बाद में बताऊंगा। फ्रेज वर्ड क्या कह रहा है? विवेचना कीजिए। फ्रेज क्या है इसमें? जो बात कह रहा हूं विवेचना, यानी इसको क्या करना है? डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता, आलोचना कर कोई क्वेश्चन होता है, इसमें आलोचना करनी है, समालोचना करनी है, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। विवेचना यानी डिस्कस करने का मतलब होता है कि जो आपको कारक समझ में आ रहे हैं उनको आप व्याख्या के रूप में लिख दें, उसको आप समझाते चलें। अपनी तर्क सहित उत्तर, अपने तर्क देना, ये सारे फ्रेज क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो इसके हिसाब से मुझे इन कारकों की व्याख्या करनी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हां या ना मुझे बताओ। किसी ने लिखा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्यों हाइपोथेटिकल है? ये बहुत वास्तविक है। दिल्ली की जनसंख्या और अरुणाचल की जनसंख्या एक समान है। क्या बोल रहे हो शिवानी? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कितने लोग पहला समझ पाए? तो पहला होमवर्क आपके लिए, जो लोग आज क्लास में जुड़ रहे हैं, पहला होमवर्क लिखें छोटे बच्चों की तरह। क्या करना है? क्या करना है आज? 10 ट्रिक्स हैं टोटल। आज को आपको आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ 2 स्टेप आज तुम्हें करने हैं। आज के होमवर्क में लिख लो बहुत ध्यान से। एक भी आदमी छूटेगा तो वो अपनी जो है वो बर्बादी का खुद कारण होगा। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की वेबसाइट पे जाना है या ऐप पे जाना है, और मेंस का और टीचर असाइनमेंट जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, एक व्हाइट पेपर लेना है, और व्हाइट पेपर पे आपको कीवर्ड, एक साइड लिखो कीवर्ड, ठीक है, बताता चल रहा हूं, एक साइड लिखो कीवर्ड। क्या लिखोगे? एक साइड लिखोगे कीवर्ड, कुंजी वाक्य क्वेश्चंस में, और दूसरी साइड लिखोगे फ्रेज वर्ड।
वाक्यांश, ठीक है, इनको आप आइडेंटिफाई करोगे, इनको आइडेंटिफाई करोगे, हैबिट में लेकर आओगे, क्योंकि आंसर क्या डिलीवर होगा ये लगभग 40% सिर्फ ये मेरा पहला ट्रिक काम करेगा। क्योंकि वही हालत होगी कि आप यहां खड़े हैं, आपको पूरब की तरफ 5 किलोमीटर जाना है, और अगर आपने गलत मैप पकड़ लिया तो आप पश्चिम चले जाओगे, अपने डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर दूर हो जाओगे। यानी अगर तुम्हारे सिलेक्शन का कुछ भी अच्छा बेस रहा होगा, खत्म हो जाएगा, कभी भी नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड, कुंजी वाक्य अब प्रैक्टिस में लेकर आना, ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको लगेगा जनसंख्या वितरण पे बात कर रहा है, इसकी असमानता, असमानता जो है उसके कारक, असमानता के कारक, ये इसका कुंजी वाक्य। इस क्वेश्चन में क्या रहा, असमानता के कारक। तुम्हारा जो आंसर होगा वो अगर आप इसमें डिफिनीशन लिखने लगे कि जनसंख्या वितरण ये होता है, जनसंख्या वितरण वो होता है, संसार में जनसंख्या वितरण ऐसा है, तो आप अपने जो 150 वर्ड हैं उसको खा जाओगे, 150 वर्ड को खा जाओगे। इसमें जो है असमानता के कारक, ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो रीजंस हैं वो उसका कुंजी वाक्य है। और वाक्यांश क्या है, विवेचना यानी डिस्कस, यानी इसमें तुम्हें सीधे सीधे उन कारकों की लिस्टिंग करनी है। विवेचना, ये फ्रेज वर्ड क्या बताता है, हाउ टू प्लान माई आंसर। जैसे जब विवेचना के क्वेश्चन होते हैं तो आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन कहा जाए, कंपैरेटिव स्टडी, तो आप बीच में एक लाइन खींचकर उसको बात कर सकते हो। अगर आपसे आलोचनात्मक कहा जाए तो पहली बात के साथ में दूसरी बात, उस बात को विरोध करने के लिए आप कह सकते हो। तो ये जो तरीके होते हैं वो तुम्हारा जो कॉपी में जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करता है, उसको डिफाइन करता है। तो ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करो कि ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तुम्हारे लिए। क्लियर है? तो हमें इसी हिसाब से इसको लेकर चलना है। डन हुआ, हां या ना? अब आपको क्या करना है, लगभग डेली 15 से 20 मिनट ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में जाना है और यहां पर आपको इस पर चर्चा करनी। अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर करेवाज, ठीक है, व्हाट आर करेवाज, करेवा क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, डिस्कस देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यानी करेवा क्या है, वे कैसे बनते हैं, भारत में उनके भौगोलिक वितरण और आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। अब जल्दी से मुझे आप आगे बताना शुरू करिए कि इसमें कीवर्ड क्या है, जल्दी बताइए। कीवर्ड क्या क्या करना है, जल्दी बताइए मुझे। सभी लोग देखे कितने साहसी लोग हैं और कितने फट्टू, जल्दी बताओ। फिर अभी सेकेंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इवॉल्व हो जाएगी। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? करेवा क्या है? सबसे पहले व्हाट, हाउ, वेयर, ज्योग्राफी का कोर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो करेवा क्या है, इसमें बेसिकली कई आंसर हैं, ठीक है, कई आंसर लिखने हैं और बहुत सीधे सीधे। एक डिफिनीशन, इसको डी बोलते हैं, डिफिनीशन। करेवा क्या है, फलाना चीज क्या है, यानी इसमें तुमसे सिर्फ परिभाषा मांग रहा है 2 से 2.5 वर्ड में। तो हिम आच्छादित मिट्टी जो है वो करेवा है, जो कश्मीर में पाई जाती है। कैसे बनते हैं, ठीक है, तो करेवा की डिफिनीशन के साथ उनके बनने की प्रक्रिया। इसके बाद हाउ, उनका भौगोलिक वितरण, यानी ज्योग्राफी में वो कहां, वेयर, ठीक है, वो कहां पाए जाते हैं, और इनके आर्थिक महत्व। जैसे मान लो केसर की खेती के लिए, जाफरान की खेती के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, तो इनका आर्थिक महत्व पे चर्चा करिए। तो आप क्या देख रहे हैं? और अगला जो इसमें फ्रेज वर्ड है, कीवर्ड, इसमें कौन कौन से, जल्दी मेरे साथ बनाइए। कीवर्ड कौन कौन से, जल्दी से मेरे साथ शुरुआत हो जाइए। चलिए देखते हैं कितने हमारे महान लोग हैं। तो कीवर्ड क्या है, जल्दी से मेरे साथ। कीवर्ड, फ्रेज वर्ड, देखिए कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं। आंसर लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं आपको पता है, आप पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाओ। तो सबसे पहले तुमसे डी पूछा जा रहा है, डिफिनीशन, परिभाषा, करेवा क्या है, सो व्हाट हो गया,
ठीक है, सीधे उसके बारे में। और इसमें जितना तुम कॉम्पैक्ट लिखोगे, और याद रखना सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यही होता है, सबसे ज्यादा फंसाने वाला। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इस डी पर सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, सबसे पहले इसके डी पे मार्क्स देगा। डी का मतलब क्या हुआ? डिफिनीशन। अगर डिफिनीशन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, कुछ अंदाजे से लिख दो। जो भूगोल की किताब में करेवा क्या है इसके बारे में अगर जो लिखा गया है, जो भौगोलिक डिक्शनरी में है, अगर आप उसको एज इट इज लिख देते हैं, बस भैया उठा के तड़ाक से मार्क्स देता है। और अगर आपने जरा, वो जैसे कॉलेज में नहीं लिखते थे, कुछ भी लिख दो यार, बी कॉपी भर दो, सी कॉपी भर दो, अगर आपने गलती से वो कर दिया तो यहीं पर वो तुम्हारे पूरे आंसर को खा जाएगा। आगे उसका मूड सेट हो चुका है कि ये भैया बहुत बड़ा जो बकैत है आ गया है, अब इसका जो है निपटारा हमें करना है। दूसरा क्या कह रहा है? डिफिनीशन, इसको डी बोलते हैं, लिख लो इसे, कोटिंग डी। तो अगर जहां तुम्हें किसी क्वेश्चन की परिभाषा मिल जाए, और अगर वो क्वेश्चन तुम्हें उसकी परिभाषा याद है, बस ये समझ लो कि बढ़िया जो है वो तुम्हें अब दबा के नंबर मिलने वाले हैं, अगर तुम उसको उसी फ्रेम में कर ले गए। दूसरा क्या कह रहा है? कहां पाए जाते हैं, करेवा बनते कैसे हैं, उसकी प्रोसेस पूछ रहा है। तो प्रोसेस भी आपको क्या करना है? प्रक्रिया लिखनी है कि करेवा बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें कैसे जो है हिम मिलता है, मिट्टी में, सॉइल में जो है वो फॉर्मेशन होता है, क्या क्वालिटी होती है। फिर पूछ रहा है कहां, वेयर, इसकी भौगोलिक स्थिति। और जब कहां को, चूंकि क्या है, कहां का मतलब हो गया मैप, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, मैप हो गया। अगर तुम में से कोई भी स्टूडेंट अगर फ्री हैंड मैप कश्मीर का बनाया, करेवा का जो है एक सेगमेंट डील कर लिया, अगर आपने उसको पेंसिल से या पेन से फ्री हैंड ड्राइंग बना दी, सबसे ज्यादा मार्क्स यहां के बाद सीधे यहां मिलने वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स यहां मिलने वाला है। मैं तुम्हें आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि अगर कहां आ गया है और अगर आपने उसमें फ्री हैंड ड्राइंग बना दी, चाहे वो कोई आईआर का क्वेश्चन हो, भैया यहां लड़ाई हो रही है, यहां ये चीज है, ये प्रेरी प्रदेश है, यहां पर जो है वो आतंकवाद है, यहां तुर्की में भूकंप आया, अगर आपने यहां पर मैप फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया तो ये मार्क्स और ये मार्क्स तुम्हारा पूरा आंसर संभाल ले जाएंगे, पूरा आंसर संभाल ले जाएंगे। तुम आप लिख रहे हो कश्मीर में है, फलाना जगह है, ढिकाना जगह है, उसकी साथ कोने में एक छोटा सा मैप बनाया, डॉट 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 मारा, ऊपर लिख दिया करेवा के लिए फर्टाइल सॉइल करेवा का क्षेत्र, और वहां मैप बना के आगे उसके 2-4 पॉइंट लिख दिए, एकदम थाली में परोस के नंबर देगा। और अगला चीज है इसका महत्व, यानी इसकी आर्थिकी के बारे में, ठीक है, किस तरह की खेती होती है, बाजार मूल्य क्या है, वो इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रेज वर्ड क्या है, कह रहा है चर्चा करें। चर्चा का मतलब होता है क्या क्या इसकी संभावना। ऐसा नहीं कि जाफरान की खेती करने वाले जो है उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, आतंकवाद, पुलवामा क्षेत्र हो गया, या आगे क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे जो है उसको बाजार ही नहीं मिल रहा, आतंकवाद का छात्र। लेकिन चर्चा में क्या होता है कि जो संभावनाएं हैं, जो डिस्कस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का डिस्कशन करना है आपको कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो विस्तारित रूप से आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, चर्चा। वो हो रहा है नहीं हो रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, आपको उस पर चर्चा करनी है कि ये जाफरान का जो है विश्व बाजार में मूल्य इतना है, इतना ज्यादा जो है, भले चाहे वहां के किसानों को उसका फायदा मिल रहा और नहीं मिल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित रहा है बहुत लंबे समय से। तो आपको क्या करना है, चर्चा पर फोकस करनी है। यस या नो, मजा आया? तो होमवर्क क्या दिया, जितने भी बच्चे फाउंडेशन के जुड़ गए हैं या बाकी जितने कॉन्सेप्ट के जुड़े हुए हैं, वो जितने भी एक साल तैयारी करना। पहला होमवर्क, कितने क्वेश्चन का टारगेट है, कितने क्वेश्चन का टारगेट है, 100 क्वेश्चन। 2 दिन के अंदर पूरे चारों पेपर के क्वेश्चंस मैं अपलोड करा रहा हूं। सारे टीचर, ठीक है, सारे टीचर जो आएंगे वो एक दिन पहले अपना असाइनमेंट टीचर असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर देंगे। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। पहला हो गया, चलो आ जाओ दूसरे पे। यस या नो, यहां पे कितने लोग, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। आंसर लिखो चाहे ना लिखो, अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन सभी के लिए कीवर्ड फ्रेज, कीवर्ड फ्रेज, हां या ना, इसको क्रक्स में लेकर जाओ। इसमें डिफिनीशन क्या है, प्रोसेस क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस क्या पूछ रहा है। महत्व का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। अभी एक वर्ड आएगा इवेल्युएट, मूल्यांकन करना कि सही है या गलत है, वो और क्रिटिकल हो जाता है। हां या ना, सभी लोग प्रॉमिस करो 100 क्वेश्चन करोगे, एक व्हाइट एक कॉपी ले लो, और सभी के लिए कंपलसरी है, ऑप्शन है ही नहीं है। मैंने कहा ना, पसंद नापसंद तुम्हारी आज की क्लास से पहले थी, अभी उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हाल ही में खबर आई है, रेस्ट इन पीस, तुम्हारी पसंद नापसंद का मुझसे
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहां जो करना है वो करना है। तो जिसका जिसका 100 क्वेश्चन पर ये दोनों काम हो जाए, कीवर्ड एंड फ्रेज, कीवर्ड एंड फ्रेज, बार बार क्वेश्चन करो और हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करना है। एक बार लिखो द फर्स्ट अटेम्प्ट कीवर्ड एंड फ्रेज, फिर उसको थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करो, देखो क्या मैं और बारीक कर पाया हूं। मुझे 100 क्वेश्चन का इनपुट चाहिए और रोजांग टेस्ट प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन को निचोड़ मारो, एक एक क्वेश्चन को। चलो अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जब तुम्हें कीवर्ड समझ में आ जाती, बिना इसके आप आंसर लिख ही नहीं सकते। अगर कीवर्ड तुम्हें समझ में आ गया कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो मान लो मुझे डिफिनीशन डी पकड़ में आ गया, तो डी पकड़ में आ गया तो इसका मतलब है मुझे डी में अपना सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट देना है, 2 लाइन में इसको खत्म करना है। मुझे मैप समझ में आ गया, मुझे इवैल्यूएशन समझ में आ गया, तो मैंने अपने जो 150 वर्ड हैं उनको प्लान कर लिया। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, 2 चीजें सिखाऊंगा। प्लान योर आंसर, जो सबसे मास्टर की है, क्रिटिकल थिंकिंग है, यहां पर आपके ब्रेन की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक बार जब आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो उसी के अनुसार अपने उत्तर की योजना बनाएं। ज्यादातर जो बच्चे मैंने आंसर राइटिंग देखा, दे ब्लाइंडली स्टार्ट राइटिंग, जो भी उनको दिखाई पड़ा सुनगा उन्होंने करना शुरू कर दिया। आंसर आप कैसे लिखते मुझे बताना। सामने एक क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे यही क्वेश्चन, करेवा क्या है, आप तुरंत उत्तर, ये लिखा धकाधक 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 धकाधक, ये पैराग्राफ चेंज और ये उपसंहार, ऐसे लिखते हो। कितने लोग ऐसे लिखते हैं? कितने लोग ऐसे क्वेश्चन देखा, जो दिमाग में पहला थॉट आया, मुझे ईमानदारी से बताना, पहला थॉट जो आया उसी को लिखना शुरू कर देता। उनको लगता है कि वो उत्तर लिख रहे हैं। मेरे पास लोग फोटो खींच खींच के भेजते, सर मेरा आंसर चेक कर लीजिए। कई बार जवाब देता हूं, कहीं नहीं देता हूं, कि क्या जवाब दूं। कितने ऐसे जो ज्ञानी हैं जिन्होंने मेरी आंसर राइटिंग की क्लास नहीं की है, उनकी बात, जो की है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने नहीं की है, जो आंसर राइटिंग 20 प्रिंसिपल ऑफ मैजिकल आंसर राइटिंग की क्लास कर चुके हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। उनको पता है कि 20 जो प्रिंसिपल है उसमें पूरे आंसर को मैं निचोड़ सकता हूं, वो तो उसके मास्टर हैं। लेकिन मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, भैया इसमें कितने हैं जो ऐसे आंसर लिखते हैं। मेरे पास डेली आता है, क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा सोचे और तुरंत लिखना शुरू। कितने हैं? हाँ, हेडिंग भी डाल लो, हम क्या कह रहे हैं, ब्लैक पेन भी यूज कर लो, बहुत सुंदर काम कर रहे हो। अब उसमें हाइलाइटर भी लगा लो और एक आध कलर यूज कर लो, स्पार्कल पेन डाल दो। हाँ जी, ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे आंसर लिखते हैं? हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग डाल लो, स्पार्कल पेन यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। और यहां मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार जब आप समझ जाइए क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड, उसी के अनुसार योजना बनाइए। मैंने आंसर राइटिंग के लिए मना किया। सेकंड स्टेप क्या कहता है? प्लान योर आंसर अकॉर्डिंगली। चलो अब जरा ध्यान से लिखो इसको। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन समझ में आ गया लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, सिखा रहा हूं। 100 क्वेश्चन का मुझे क्या निकालना है? कीवर्ड और फ्रेज निकालना है। अब प्लान योर आंसर अकॉर्डिंग, नॉट राइटिंग, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड राइटिंग, प्लान योर आंसर, यानी मेरा उत्तर क्या होगा, ये योजना बना लो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर जो है 2 ट्राली ईंटा गिर गया, सीमेंट गिर गया, मोरंग गिर गया, तो आप तुरंत लगाओ यार, कहीं भी मौका मिले ईंटा सेट करो, लगाओ। ऐसे तुम लोग घर बनवाते हो। यह एक मैप होता है, उसके हिसाब से जो है, पहले तुमने देखा होगा उसमें चूना डाल के उसकी बाउंड्री बनाते हैं, फिर उसकी खुदाई होती है, फिर अकॉर्डिंग टू द जो नक्शा होता है उसी के अनुसार जो है मकान बनाया जाता है। या कहीं पर भी मतलब इधर 2 ट्राली ईंटा गिरा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार, जोड़ो यार, खत्म करो, देखा जाएगा बाकी हिस्से में। ऐसे बनाते हो तो तुम्हारा आंसर भी क्या होगा? प्लानिंग के साथ बनेगा। ठीक है, अब प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट। ये हो गया तो बाकी सब तो प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। लिखो, बड़ा बड़ा करके अपने पास लिखो, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। उत्तर लिखते समय किसको यह प्रॉब्लम हुई है कि जब शुरू किया है थोड़े समय बाद उसको ध्यान है, अरे यार ये वाला पॉइंट तो रह ही गया, ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है। राइट, अभी मेरे से गलती हुई। अभी 2-4 दिन पहले कोई इंटरव्यू था, तो जनरली मेरी आदत क्या है कि मैं उसको अपने जो भी कोई किसी को कोई बात कहनी है तो मैं उसको एक थॉट प्रोसेस बनाता हूं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये बात। उस दिन मुझे इत्तेफाक से समय नहीं मिला, सीधे चला गया। अब मैं वहां पर जो है कुछ बोल रहा हूं, बाद में जब वो पूरा हो गया तो मुझे लगा यार ये पॉइंट तो मेरा रह ही गया, ये तो मैं और अच्छा कर सकता था, ये और अच्छा बोल सकता था। फिर मैंने खुद से सोचा कि तुमसे गलती कैसे हुई, ये गलती मेरे से भी हुई।
तो मुझे लगा कि अगर यार मैंने इसको एक फ्लो चार्ट बना लिया होता, इसका मैं अगर प्लान बना लिया होता, मुझे ये इसके बाद ये इसके बाद ये बोलना है, तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। जनरली मैं ऐसा ही करता हूं, और वहां मुझे लगा कि मेरे से ये पॉइंट, अब मुझे पछतावा हो रहा है, काश यार दोबारा हो जाता। लेकिन ये काश जिंदगी में नहीं आता है। काश मतलब वो निकल गया, मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रुक गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से स्किप कैसे हो गया, क्योंकि वहां सिचुएशन अलग होती है, वहां प्रेशर में होते हो, कैमरे के सामने खड़े हो, सब लोग जर्नलिस्ट है वहां पे। तो अब क्या होता है, इससे आपको एक क्या होता है, मौका निकल जाता है, और एक काश जिंदगी में रह जाता है। तो यहां पर क्या करना है, ऑर्गेनाइज योर थॉट एंड स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है, इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर। अपने विचारों को व्यवस्थित करें और तार्किक और सुसंगत तरीके से अपने उत्तर को स्ट्रक्चर करें। कैसे, हाउ, चलिए हाउ। तो ये दूसरा स्टेप है कि योजना कैसे बनानी, कि मेरे आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मान लो मेरा पहला ही क्वेश्चन था, और वो था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर, जनसंख्या का असमान वितरण। अब मैं इस पर आंसर नहीं लिखूंगा, मैं इस पर अपनी चीजों को प्लान करूंगा। जनसंख्या का असमान वितरण, ये मेरा क्वेश्चन था, हाँ या ना, मेरे साथ करो, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो मुझे कीवर्ड समझ में आ गया कि मुझे इसके साथ कीवर्ड करना है, फ्रेज वर्ड मुझे समझ में आ गया कि इसकी विवेचना यानी डिस्कशन करना है इसका, ठीक है, इसका डिस्कशन करना है, डन। अब क्या करना है, तो यहां पर जनसंख्या का असमान वितरण मैं बात करना शुरू करूंगा। तो असमान वितरण में जो पहला मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है क्लाइमेट। भाई क्यों, मैं पहला सोचूंगा भाई जहां पर क्लाइमेट अच्छा है, प्लेजेंट है, वहां पर जनसंख्या के लिए लोग जाएंगे। मान लीजिए आप भी कोई ऐसी जगह थोड़े जाके रहोगे जहां भयानक गर्मी है, रेगिस्तानी है, पानी नहीं है, इसके बाद जो है वो या बहुत अधिक ठंडा है, -40 डिग्री, मैं क्यों रहूंगा वहां पे, क्यों सियाचिन में जाके मैं फ्लैट लूं। कोई कहे भैया वहां पे 40 रुपए में तुम्हें बीघा जमीन दे रहे हैं, क्यों जाके रहूंगा भाई, उस जमीन का मैं करूंगा क्या, 40 रुपए बीघा मुझे दे रहे हो, तो वो कोई किसी फायदा नहीं है। तो पहला जो सेगमेंट हो गया ज्योग्राफिकल में, क्लाइमेट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल। अब देखो मैं आंसर को प्लान कैसे कर रहा हूं, मेरे साथ अगर ये सीख गए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा तुम्हारी ब्रेन पावर बढ़ रही है। सॉइल हो गया, मिट्टी, कि मिट्टी से क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, मिट्टी से एग्रीकल्चर होता है। मान लो मिट्टी ठीक नहीं है, नदियां जलोढ़ मिट्टी लेकर नहीं आ रही हैं, मिट्टी कुछ ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, पथरीली है, बलवी है, तो अब तुम कहां जाकर जो है वो सहारा रेगिस्तान में या थार डेजर्ट में तुम खेती करोगे, लेके बैल चल चल बेटा आज खोद डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो दूसरा जो है सॉइल हो गया। तीसरा हमें वाटर की चाहिए, भाई एक जनसंख्या को पानी की आवश्यकता है। प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यताएं नदियों के किनारे, चाहे वो आपका मेसोपोटामियन सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, नदियों के किनारे बसी, क्योंकि नदियों से क्या होता है, वाटर जो होता है वो तुम्हारे एग्रीकल्चर, वो तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर, और इसके साथ साथ नेविगेशन यानी व्यापार के लिए मुझे आने जाने में भी ये क्या काम करता है, सहायता करता है। इसके बाद जनसंख्या के वितरण में क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जबरदस्त हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक। मान लीजिए वहां अच्छी मिट्टी भी नहीं है और सरकार ने बड़े बड़े सेज बना दिए, बहुत सी ऐसी जगह है, चाइना में भी ऐसी जगह है, भारत में भी ऐसी जगह है, ठीक है, तो वहां पर क्या सेज बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा दी, पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया, गुजरात के कई रीजन में ऐसी जगह है। तो उससे क्या हो गया, उससे जो तुम्हारा हो गया कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से जनसंख्या वहां आकर बसने शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, लोग द्वीप समूहों पे जाके बस रहे हैं, वहां पर मान लो इसरो का जो सेंटर है या कोई एटॉमिक पावर प्लांट है, तो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटेंसिफाइड हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटेंसिफाइड हो रही है तो लोग वहां पर जाकर बसते चले जा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ आप कितने लोग हैं, ये सारे पॉइंट उन्होंने सोचे, कितने लोग हैं कि इकोनॉमी ये फलाना, और अभी अभी बचा हुआ है। इसके बाद क्या हो गया कि जिस जगह पे तुम रह रहे हो, मान लो ये सारी चीजें तुम्हें सीरिया में दे दूं, और सीरिया में पता चला तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो, ओके बाबू मैं जा रहा हूं ऑफिस, उधर धाम से सामने बम आके गिरा, या घर से निकल रहे हो आतंकवादी उठा लेके बोले बहुत दिन से कुछ उठाया नहीं, चलो तुम्हें उठा ले चलते, तो क्या होगा, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, और गवर्नमेंट का मतलब सिक्योरिटी वो कैसी है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें एक ऐसे जो क्षेत्र में तुम्हें दे दें फ्लैट, जाओ वहां काम करो, तो जहां पर तुम देखोगे जहां सुरक्षा नहीं है वहां पर कोई नहीं जाएगा, बम फूट रहे हैं, पाकिस्तान से बम आ रहे हैं, तो वहां तुम थोड़े ना काम करना चाहोगे। कितने लोगों ने ये सारे पॉइंट सोचे, जल्दी मुझे बताओ, पूरी क्लास तड़ा तड़ पूरा आंसर प्लान कर लिया, और बहुत बेस्ट आंसर प्लान किया है, बेस्ट आंसर प्लान किया है। कितने स्टूडेंट हैं जल्दी बताओ, कितने लोगों ने ये मैजिकल मेथड निकाला, सारे पॉइंट कवर किए। देखो, और ये कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम्हें नहीं पता था,
कुछ भी ऐसा नहीं था तुम्हें नहीं पता था। आर्थिक गतिविधियां, वहां की जलवायु कैसी है, सॉइल, और सॉइल में एक और वर्ड जोड़ सकते हो, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब उच्चावच, पहाड़ों पर जाओगे तो क्या होगा, वहां पर ढाल होती है, तो वहां मकान बनाना, जनसंख्या का रहना, सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है। जोशीमठ में देखो तुम क्या हुआ। लेकिन अगर वो प्लेन है, मैदान है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा। आर्थिक गतिविधियां, गवर्नमेंट कैसी है, लोकतांत्रिक है, वहां सुरक्षा कैसी है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। कितने लोगों ने सारे पॉइंट जोड़े, मजा आया, आंसर तुम्हारा हो गया। अरे इन्हीं को तो निकालना है। तुम लोग क्या करते हो, जैसे मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो कई लोगों ने कहा ज्योग्राफी 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 ज्योग्राफी, आसमान वितरण का, अच्छा केवल ज्योग्राफी, वहां की सॉइल कैसी है, वहां वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। आज अराल सी के पास जाके रह के देख लो, सूख गया अराल सी, पानी ही नहीं है, लोग वहां से छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, तो कैसे सरवाइव कैसे करोगे वहां पे। इकोनॉमी, मान लो कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर आप बहुत से ऐसे क्षेत्र देखोगे, जैसे आज दुबई की बात करो, रेगिस्तान है। अगर दुबई को आज से 50 साल पहले देखोगे, कोई वहां जाके रह नहीं सकता। लेकिन बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, आर्टिफिशियल तरीके से समुद्र का पानी साफ करके तुम्हें लाके दे रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़े बड़े, तो दुनिया भर की इकोनॉमी वहां पहुंच रही है। हर आदमी का सपना होता है दुबई घूम के आए, यूएई घूम के आए। क्यों? क्योंकि उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बना दिया। दुनिया भर की सेलिब्रिटी वहां शॉपिंग करने आती हैं, रहने के लिए मकान ढूंढ रही हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन वहां पर जो है जाकर रह रहे हैं। बड़े बड़े मैच इवेंट हो, रेगिस्तान में उन्होंने स्टेडियम बना दिया। आप अंदाजा लगाइए, है। और सिक्योरिटी, सब कुछ है, सिक्योरिटी नहीं है। कहते तुम्हें जाओ कश्मीर में जाके, तो हम तुम्हें फ्लैट दिलवा रहे हैं, वहां जा रहो, वहां काम करो। बोले छोड़ो यार, हम रह लेंगे इधर मुंबई की चाल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितने लोगों ने लिखा? अब अगर तुमने ये सीख लिया, अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमने कैसे इतने पॉइंट्स निकाले। जितने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स होंगे, यूपीएससी उतने ही ज्यादा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर आपको मार्क्स देता। अगर तुम सोचो कि केवल तुम ज्योग्राफी या क्लाइमेट पे लिखते रहते, लिखो, उसमें तुम अपना कलेजा निकाल के दे दो, लेकिन वो ज्योग्राफी के लिए अगर उसने 10 में से 2 मार्क्स डिफाइन किए हैं, तो तुम्हें केवल 2 मार्क्स ही देगा। तुम अपना कलेजा निकाल के रख दो, ज्योग्राफी 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 करते रहो, पूरा मारो, इधर से ज्योग्राफी, उधर की ज्योग्राफी, हिमाचल की ज्योग्राफी, अरुणाचल की ज्योग्राफी, सब लिख दो, वो तुम्हें देगा 2 ही मार्क्स। तो तुम्हें 10 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसने इस कीवर्ड के लिए केवल 2 मार्क्स रखे थे। तुमने बेस्ट अपना लिखा, लेकिन तुम्हें 10 में से 2, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उसको ये चाहिए कि किसी भी एक चीज में, यूपीएससी है मेरे बाबू, ये तुम्हारे जो है वो कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां 5 साल का रट्टा मार के आए और तुम पास हो जाओगे। बहुत से कॉलेज में होता होगा ऐसा, ठीक है। अन्य कारणों में भी लिख सकते हो, लेकिन जब तुम ये कारण लिखना शुरू करोगे, बहुत से लोग इस कारण को कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको जो एग्जामिनर वो देखना चाहता है कि वर्तमान समय में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, उसको तुम कितना समझ पा रहे हो। अब भाई कहीं पर आप तो देखो, कितने लोग, जब आपने इराक वॉर हुई, ईरान वॉर हुई, तो कितने लोग मजबूर हो गए छोड़ने के लिए। याद है वो बच्चे की जो लाश पूरी दुनिया में चर्चित हुई थी, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते समय पूरी दुनिया के सामने जो मानवता का एक ऐसा दुर्दरान चेहरा आया था, वो कितना वायरल हुआ था। तो कितने हजारों लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जब आईसिस ने कब्जा कर लिया, कितने लोग मार दिए गए वहां पे। वहां तुम सोच सकते हो कि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जनसंख्या वहां कैसी होगी। तो ये चीजें वो एग्जामिनर चाहता है कि क्या तुम करंट में अपडेट हो, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तुम्हें समझ में आ रही कि सब कुछ होने के बावजूद। सीरिया बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, लेकिन आज तुर्की में भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया, सीरिया में यूनाइटेड नेशन हाथ जोड़ता रहा कि हमें मदद पहुंचाने दो, मदद नहीं पहुंचाने दे रहे वहां के लोगों को। तुर्की में भारत ने ऑपरेशन दोस्त में तुरंत के तुरंत मदद पहुंचा दी। क्यों? सरकारों का अंतर है। तो गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन जनसंख्या वितरण के लिए, सिर्फ भूगोल नहीं है ये। तो अगर तुम इससे निकलकर कुछ उसको नया दोगे ना, तो जो 14,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं उसमें तुम्हें वो एक्स्ट्रा नंबर दे देगा, वो 2 यहां दे देगा, 2 यहां दे देगा, 2 यहां दे, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। तुम बढ़िया चौड़े होकर अपना बढ़िया जो है सिलेक्शन निकाल लेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा डायरेक्टली आंसर अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। तो होमवर्क बहुत बड़ा दे दिया है मैंने। क्या दिया है होमवर्क? पहला 100 क्वेश्चन का कीवर्ड और फ्रेज। अभी 8 पॉइंट और बाकी है मेरे भाई, ये चलेगी क्लास, ये चलेगी क्लास। अभी 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहला काम तुम्हें करना पड़ेगा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। किसके किसके पास है? आ जाओ।
सभी लोग सारे क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन जो भी क्लास में है 99 भी एक्सेप्ट नहीं है। और अगर मेरे साथ जुड़े हो तो ईमानदारी से जुड़ना, अपनी कमी भी मुझसे ईमानदारी से बताओ। कमी बताओगे, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। चाहे मेरे जितने भी बच्चे मुझे जानते हो जानते हैं कि ओजांग सर से पूछो, वो सॉल्यूशन लाकर देते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन लाकर देते हैं जो फिजिबल होता है, जो कर सकते हैं। वो ये नहीं कहेंगे चांद पे कमरा लेके वहां पढ़ाई करो तो ज्यादा जल्दी सिलेक्शन होगा, क्योंकि ज्ञान ऊपर से आता है तो वहां जल्दी पहुंच जाएगा तुम्हारा, 3,20,000 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने जा रहा, फिजिबल जो है चीज बोल रहा हूं। और दूसरा, तुम्हें इनके डायमेंशंस तय करने होंगे। आज जैसे मैंने प्रैक्टिस ये बताई है, इसके साथ तुम्हें करना होगा। नहीं करोगे तो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। पसंद ना पसंद अब तुम्हारे चॉइस में नहीं है, यूपीएससी में उतर आए हो। और जिन लोगों को डर लगता है, जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, चेंज करें खुद को। घंटा तुम समाज चेंज करने जाओगे जब खुद को नहीं बदल सकते, जिस पर तुम्हारा अपना खुद पे काबू है, तब नहीं कर सकते। वो तुम जाके चाचा को समझाओगे, चाचा बेटी को पढ़ने दो, शादी ना करो। और चाचा तुम्हारी बात के, तुम्हारा करण अर्जुन तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था, आ जाओ मेरे करण अर्जुन, ठीक है, तो तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जाके समझाओगे कि विधवा विवाह जो है करा सकते हैं, जाकर समझाओगे बच्चियों को पढ़ने दो, बाल विवाह मत करो, तो चाचा कहेंगे मेरे करण अर्जुन आ गए, ठीक है, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था, बहुत हो गया तुम्हारा। उनको समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो जो खुद को नहीं बदल सकता वो समाज को घंटा बदलेगा यार मेरे भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले खुद पर संघर्ष करो, ठीक है। एक बार में नहीं बदले, 2 बार 3 बार प्रयास करते रहो, क्योंकि यही बदलाव तुम्हें यूपीएससी में लेकर जाएगा। जो बदल गया है वही यूपीएससी में जाएगा, उसके हिसाब से खुद को ढाल लो, ठीक है। और जो ढीठ हैं, जो नहीं बदलना चाहते, गुरुकुल में उनका स्वागत है। उनको हम डंडे से बदलेंगे, कायदे से बैठेंगे सर पे, चलो भैया पढ़ाई शुरू करो। तो गुरुकुल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही जुड़ रहे हैं, तो जो क्लासरूम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं बढ़िया तरीके से। डन। एनसीईआरटी का बैच शुरू हो गया, उसके साथ जुड़ जाओ, गुरुकुल के साथ जुड़ो, फाउंडेशन के साथ जुड़ो, राइट। एनसीईआरटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश का एक जबरदस्त बैच आ रहा है। जो भी गांव शहर के बच्चे जो है इंग्लिश बोलने से डर रहे हैं, रवि बजाज सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। इनके साथ जबरदस्त इनकी क्लास शुरू होने जा रही है। और अभी जैसे ही 2:30 बज रहा है, ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे चले जाना, भागो नहीं, छुट्टी नहीं है। 1 मिनट बाद एक क्लास शुरू होने जा रही है। कौन सी क्लास शुरू होने जा रही है? हिंदू की आज से क्लास शुरू हो रही है। कौन कौन से टॉपिक आज सर देखने जा रहे हैं? ओजांग जीएस एनसीईआरटी का यूट्यूब चैनल है, भागो यहां से और वहां जाओ। आज सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, पहला क्वेश्चन डील करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, बहुत बड़ा बैंक क्राइसिस आ रहा है स्टार्टअप के लिए, भारत के लिए बहुत एक बैड न्यूज आ रही है, वो क्या है। सरकार का 100% ओडीएफ क्लेम गलत क्यों है, कि हम जो ओपन डिफिकेशन जो है उससे निकल रहे हैं। और आज के अखबार में यूपीएससी स्पेशल न्यूज क्या है। तो दीपक सर जो है वो आज से 199 रुपए में बैच शुरू कर रहे हैं। और ये बैच सभी बच्चों के लिए कहां अवेलेबल है? ओजांग जीएस एनसीईआरटी पे जाइए और वहां देखिए। और ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 400 रुपए में आता है हिंदू का पेपर, 199 रुपए में सर पढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ इससे बेस्ट मौका नहीं, मतलब हिंदू के पेपर की कॉस्ट से कम में आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, डन है। और जल्दी ही कॉन्सेप्टर बैच हम शुरू कर रहे हैं, उसके साथ चले जाइए। यहां पर मेरी टीम जो है वो ओजांग जीएस एनसीईआरटी का लिंक शेयर कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई लोग वो बटनवा दबाने में घबराते हैं कि फट ना जाए, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि 2-3 चीजों को जरूर अपने पास रखिए, जैसे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरा, एक हमारा इंस्टाग्राम है ओजांग नॉलेज एंड फैक्ट्स, तो इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स हैं, वो भी आप जो है इसको फॉलो कर लीजिए। और घंटी जरूर दबा दीजिएगा, वो फटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फटेगा नहीं, आपको जानकारी ही मिलेगी। एंड देन अभी कल भी मेरी क्लास है, अभी कल फिर और डांटूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे करना है। देन टीचर्स अपनी क्लास शुरू कर देंगे यहां पे। लेकिन ये 2 चीजें मुझे पता है कि पुराने बेहया हो, अपने टाइम टेबल में 3 चीजों को नहीं लेकर आओगे। डेली आंसर राइटिंग करना, डेली क्वेश्चन लगाना ऑब्जेक्टिव, और डेली रिवीजन करना। और इन तीनों के बिना सिर्फ साल भर जो है वो तुम तैयारी खेलोगे डांडिया की तरह। तैयारी, चलो मम्मी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो घर वाले बताएंगे मेरा बच्चा दिल्ली में क्या खेल रहा है, तैयारी खेल रहा है, या ऑनलाइन तैयारी खेल रहा है। तो ये तैयारी खेलने के बाद क्या होगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। सो बेसिक फंडामेंटल है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो। ये साल आपके लिए बहुत प्रेशर का साल है। 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठ के गाल पे हाथ रख के आईएएस बनने के सपने देखने ज्यादा अच्छा है कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उसको फॉलो करो, तभी आईएएस बन पाओगे। नहीं तो तुम्हारे जैसे जो सपने बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। रेडी? तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं सर के साथ। क्या करना है? पढ़ाई करनी है। और ये फोन नंबर वाला लिख लो,
अगर किसी भी बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, राइट, तो इसके साथ जुड़ जाइए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिए ऐप, ठीक है। थोड़ा सा उसमें जो फालतू फंड के ऐप है उनको निकाल दीजिए, ठीक है। जो दिन भर जो है टिंडर फिंडर रखे हुए हो, इधर उधर घूम रहे हो, वो सब निकाल के बाहर करो और काम की ऐप रख लो कुछ समय तक के लिए, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जाइए अब सर के साथ हिंदू की क्लास शुरू करिए, जल्दी जल्दी भागिए, सब लोग पढ़ाई शुरू करिए और फाउंडेशन बैच में जुड़े रहिए। गुरुकुल में आइए, जिनको लगता है कि ओजांग सर का टॉर्चर वो झेल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप तैयार हैं तो स्वागत है आपका गुरुकुल की क्लासेस में। गुरुकुल वाई लिखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर जो फॉर्म शेयर किया जाता है गुरुकुल वाई, यस सर वी वांट टू इंटरेस्टेड, तो मेरे साथ आज जैसे 10 बच्चों का आज मेरे साथ काउंसलिंग है, जो इंटरेस्टेड है वो मेरे साथ काउंसलिंग करेंगे और उनके फिर मैं उनके एक क्राइटेरिया बना रहा हूं कि कैसे उनका सिलेक्शन होना है, कैसे नहीं होना, उनकी कमियां क्या है, साल भर क्या प्रॉब्लम आ रही, उसी के हिसाब से उनका करिकुलम तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आप गुरुकुल वाई लिखकर भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। अब जैसे किसी ने लिखा कि सर टेक्निकल टीम जवाब नहीं दे रही है। देखो यार, होली सबकी थी तो छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम भी होली में किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते। अब जो घर गया है कोई, तो उसको आने में 1-2 दिन टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें आज से लाइंड अप हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप कॉल कर लिया करिए। एक चीज और है, जो कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं वो मुझसे कह रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर हमने आपके साथ पढ़ लिया है ऑनलाइन, सेकंड ईयर हम आपके गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। वो उसके साथ जुड़ सकते हैं जो लोग यहां आकर दबाव में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो मेंटर्स के साथ। इसमें मेंटर प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है, इसमें लाइब्रेरी प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गुरुकुल प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। 1 साल बहुत दबाव में आपको पढ़ाई करनी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनकी फीस पूरी है उनको एनरोलमेंट मिल जाएगा, आप जानते हैं कि वो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए 2 क्लासेस सभी के लिए ओपन रखी हैं। कोई भी अगर कोई छूट रहा है, छुट्टियां थी, थोड़ा सा एक दिक्कत हुई, तो वो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। बाकी सबको क्लास, अभी एक बच्चे ने कहा मेरी क्लास नहीं चल रही है, रिफ्रेश करो, उसकी क्लास चल रही थी, लॉगिन आईडी दे रखा है। चलिए आप करिए काम, डन।